स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर फर्स्ट और फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 4 के अंदर हमारे जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था जालक ऊर्जा। ठीक है, आज हम किसकी बात करेंगे? जालक ऊर्जाओं की बात करेंगे। अगर जालक ऊर्जा की बात करें, जालक ऊर्जा क्या होती है? जब एक मोल आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, क्या होता है? एक मोल आयनिक ठोस जो क्रिस्टल होता है, जब उसका जब निर्माण किया जाता है किसके द्वारा? अवयव गैसीय आयनों के द्वारा। निर्माण के दौरान जितनी ऊर्जा उससे उत्सर्जित होती है उसको क्या बोलते हैं? हम जालक ऊर्जा के द्वारा उसको दर्शाते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। जब हम क्या बनाते हैं? एक मोल आयनिक ठोस क्रिस्टल किसके द्वारा बनाते हैं? हम बनाते हैं अवयवी गैसीय आयन से। ठीक है, और जो ऊर्जा होगी उत्सर्जित है उसको क्या बोलते हैं? हम जालक ऊर्जा। या हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, जब जो आयनिक क्रिस्टल ठोस है ये तो इससे बन रहा है, इस प्रकार से बनेगा। अगर इनको बात करें, जब आयनिक ठोस जो क्रिस्टल है, आयनिक एक मोल आयनिक ठोस जो क्रिस्टल है, अगर उसको पृथक किया जाए, तोड़ा जाए, पृथक पृथक कर उसको क्या जिसमें चेंज करते हैं? गैसीय आयन में। तो इन्हें पृथक करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्या आवश्यकता होगी? ऊर्जा में देनी पड़ेगी। तो ऊर्जा तो देंगे ना, वो क्या होगी? हमारे पास जालक ऊर्जा होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें होता है एक Na+, ये भी गैस ले लेते हैं, Cl-, ये भी गैस ले लेते हैं। इससे क्या बनता है हमारे पास? इससे बनता है हमारे पास NCl, जो क्या होता है? सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। अब जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, पहला ही कारक आता है इसमें आयनों का साइज, आयनों का आकार। जैसे जैसे क्या होता है? आयन क्या बढ़ता है? आयनों का आकार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या होते हैं? जालक ऊर्जाएं कम होती जाती है। इसमें क्या होगी? जालक ऊर्जा कम होती जाएगी। इसी कारण से क्या होता है? जो CS है ना, इसकी जालक ऊर्जा अधिक होगी। किससे? NCl से। दूसरा आता है इस पर आयनों पर आवेश। जितना आयनों पर आवेश जो चार्ज है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसका स्थायित्व भी बढ़ता जाएगा, जिसके कारण ही MgO अधिक स्थायी होता है। किससे? NCl से। किससे अधिक स्थायी होता है? NCl से। इसमें आवेश बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ता है? स्थायित्व भी बढ़ता है। फिर क्या होगा? जालक ऊर्जा भी बढ़ेगी। फिर क्या होगी? जालक ऊर्जा भी इसके अंदर बढ़ती जाती है, जिसके कारण ही MgO का स्थायित्व अधिक होगा। किससे? NCl से। किससे अधिक होगा? NCl से होने वाला है। अब आता है आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो देखिए, इसमें क्रम किस प्रकार से होने वाला है? कुछ इस प्रकार से होने वाला क्रम इनका। ठीक है, क्रम किस प्रकार से होने वाला है? इस प्रकार से। सबसे अधिक किसका होगा? MgO का। फिर किसका होने वाला? LiF का। उससे ज़्यादा HgCl का। उससे कम NCl का। फिर Li का। फिर CSF का। और फिर सबसे कम किसका होने वाला है? CSI का होने वाला है। जालक ऊर्जा की जो गणना हम दो प्रकार से करते हैं, एक बोरन हेबर्ट चक्र के द्वारा करते हैं, जो इसके बाद पढ़ने वाले टॉपिक हैं। दूसरा स्थिर विद्युत मॉड्यूल के द्वारा। ऊर्जा की गणना की बात करें, जालक ऊर्जा की गणना की बात करें, ये फॉर्मूला होता है Na, A Z+ और Z- और R
ठीक है, n माइनस और n बट्टा के अंदर n, ठीक है। n0 की बात करें जो है एवोगाड्रो स्थिरांक है, अवोगाद्रो स्थिरांक है। और बात करें इसकी a की, इसका मान कितना होता है 6.023 10 की पावर 23 और मोल इनवर्स होता है। ए बोलते हैं मेडुलंगा स्थिरांक है, n बूम स्थिरांक है, और ये क्या है अंतरनाभिकीय दूरी, r क्या है यहाँ पर अंतरनाभिकीय दूरी है। एक बार पुनः देख लेते हैं। मैंने क्या कहा कि जालक ऊर्जा क्या होती है। जालक ऊर्जा होती है जब एक मोल आयनिक ठोस जो क्रिस्टल है उसको बनाने के लिए जब अवयव गैसीय जो आयन होते हैं उनके जब अवयव गैस आयनों के द्वारा जब हम एक मोल आयनिक क्रिस्टल ठोस का जब निर्माण करते हैं, जो ऊर्जा उसके द्वारा रिलीज होती है या उत्सर्जित होती है, उस ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। या एक मोल आयनिक क्रिस्टल ठोस से उसको पृथक करने की जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा क्या बने अविवेक आयनिक गैस बने, उसको ऊर्जा क्या होता है जालक ऊर्जा कहते हैं। प्रभावित करने वाला पहला तो इसका आकार है, जैसे आकार बढ़ता जाएगा जालक ऊर्जा कम होती जाएगी, जिसके कारण CaCl है उसकी जालक ऊर्जा अधिक होती है NCl की तुलना में। दूसरे की बात करें तो आयनों का आकार बढ़ने के साथ साथ क्या होता है जालक ऊर्जा बढ़ती जाती है, जिसके कारण स्थायित्व भी बढ़ता जाता है, जिसके कारण MgO का स्थायित्व अधिक होता है। किसकी तुलना में हम बात करते हैं NCl की तुलना में, ठीक है। अगला हमारे पास आता है बोरोन हैबर चक्र आता है। क्या आता है बोरोन हैबर चक्र आता है। बोरोन हैबर चक्र में हम क्या देखते हैं कि यह हमें क्या बताता है, जैसे जालक ऊर्जा की बात करते हैं, संवहन ऊर्जा की बात करते हैं, आयनन ऊर्जा की बात करते हैं, उष्मा ऊर्जा की बात करते हैं। इनमें एक संबंध को बताने का कार्य करता है, कौन करता है बोरोन हैबर चक्र करता है। लेकिन हमने जो बात कर रहे थे बोरोन हैबर चक्र की बात कर रहे थे, मैंने कहा था बोरोन हैबर चक्र क्या होता है, जो क्या बताता है संवहन ऊष्मा, ऊर्ध्वपातन ऊष्मा, आयनन ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या बताता है संबंध को बताता है, वही हमारे पास क्या कहलाता है बोरोन हैबर चक्र कहलाता है। पहले हम बात करेंगे संवहन ऊष्मा की। किसकी बात करते हैं संवहन ऊष्मा की। अगर मैं डेल्टा HF की बात करूं तो क्या होती है संवहन ऊर्जा, अगर मैं Na सॉलिड और बात करूं क्लोरीन गैस हाफ को ऐड करता हूं और इससे अगर मुझे ऊर्जा जो निष्कासित होती है उसको बोलता हूं मैं ऊर्जा को संवहन ऊर्जा। एक तो आपने सॉलिड ले लिया, एक आपने गैस ले लिया, उसको जब ऐड किया जाता है तो उससे जो ऊर्जा निकलती है रिलीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं संवहन ऊष्मा। अब हम बात करते हैं ऊर्ध्वपातन ऊष्मा। किसकी बात करते हैं ऊर्ध्वपातन ऊष्मा। अब देखिए ऊर्ध्वपातन ऊष्मा क्या होती है कि हमें इसमें किसको किस रूप में चेंज करना है, हमें चेंज करना है इसको Na+Cl- और बनाना है हमें NCl, इसके रूप में चेंज करना है। इसके रूप में इसको चेंज करने के लिए तो एक चक्र बनाया बोरोन हैबर चक्र ने कि इस जो स्टेट है NCl की सॉलिड स्टेट और इनको इस अवस्था में बदलने के लिए चक्र बनाया, उस चक्र को क्या बोला गया बोरोन हैबर चक्र कहा गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले Na को हम क्या बढ़ा देंगे, Na को पहले हम गैस बनाएंगे, फिर गैस बनाने के बाद में हम क्या बनाते हैं पहले Na को क्या बनाते हैं गैस बनाते हैं, गैस बनाने के बाद में इसको हम Na+ बनाएंगे। इसी प्रकार से क्लोरीन को पहले हम एक अणु क्लोरीन में तोड़ेंगे, फिर इसको बनाएंगे क्लोरीन गैस, गैस तो है ये वाला, और क्लोरीन Cl- बनाएंगे। इसके बाद में से हमारे पास ये बच जाता है, फिर इन दोनों के द्वारा हमारे पास क्या बनता है NCl बनता है, और यही जो अंतर होता है यही हमारे पास क्या कहलाता है जालक ऊर्जा। ये क्या कहलाता है हमारे पास जालक ऊर्जा कहलाता है, और यही हमारे पास क्या है बोरोन हैबर चक्र है। अब पहले हमें क्या करना है, जो Na सॉलिड है, जो पहला एक चरण इसके अंदर क्या है, हम Na जो सॉलिड है उसको मैं ऊर्जा देता हूँ, ऊर्जा मैं देता हूँ, और वो ऊर्जा क्या होती है ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, जिसके द्वारा किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है Na गैस में। किस में चेंज जाएगा Na गैस में, और ये ऊर्जा मुझे कितनी देनी पड़ती है 108 केल्विन, ठीक है।
एक बार देख लीजिए, ऊर्ध्वपातन ऊष्मा वह होती है जिसके द्वारा हम जो 1 मोल जो सोडियम गैस अणु होता है, 1 मोल सोडियम अणु होता है, उसको गैस में बदलने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसी को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन ऊष्मा कहते हैं। 1 मोल ठोस सोडियम को गैसीय रूप में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन ऊष्मा कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 108 केल्विन होती है। ये हो गया इसका पहला चरण। दूसरे चरण की बात करते हैं, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाता है, यह कहलाता है ऊर्ध्वपातन ऊर्जा ऊष्मा, इसको मैं क्या कहता हूँ, डेल एच एस कह सकता हूँ। इसके द्वारा इसके बाद में क्या होता है, इसके द्वारा हम बाद में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, जिससे क्या बना लेता है, Na+ आयन बना लेता है। जब सोडियम से गैस से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसे बोलते हैं आयनन ऊर्जा। क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं, जिसके द्वारा क्या बना लेता है, Na+ गैस, और यहाँ से क्या निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इसको क्या बोलते हैं, हमें आयनन ऊर्जा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं, जिसके द्वारा इसने क्या बना लिया, Na बना लिया, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है 495 केल्विन होती है। फिर हम Cl2 की बात करते हैं। अब देखिए ये है अणु के रूप में, पर हमें क्या चाहिए, परमाणु के रूप में चाहिए। जब हम तीसरे चरण की बात करेंगे, जो क्लोरीन है वो हाफ, इसका क्या करते हैं, वियोजन, क्या करते हैं, टुकड़े कर देते हैं। टुकड़े करने के बाद में ये क्या बन जाता है, केवल Cl बन जाता है। क्या बन जाता है, Cl बन जाता है, एक परमाणु के रूप में आ जाता है। परंतु जब हमें Cl2 अणु का वियोजन करते हैं और जो ऊर्जा में आवश्यक होती है उसे बोलते हैं वियोजन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वियोजन ऊर्जा। यहाँ पर लिख लीजिए, वियोजन ऊर्जा कहते हैं उसको, ठीक है। अब क्लोरीन हमारे पास परमाणु के रूप में प्राप्त हो गई है। अब हम क्या करते हैं, जो क्लोरीन है गैस है, उसको हमें किस में चेंज करना है, उसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने को हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, जो हमने प्रीवियस यूनिट के अंदर पढ़ चुके हैं। और इसके द्वारा हमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसे E कहते हैं। और एक इसमें Cl- में हो जाता है, जिससे क्या निकल जाता है, सॉरी इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐड करते हैं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसके अंतर्गत ये एक मात्र ऐसा क्रम है जिसके अंदर हमें ऊर्जा रिलीज होती है, एनर्जी हमारे पास रिलीज होती है 348 केल्विन। और जालक ऊर्जा के द्वारा, मतलब जालक ऊर्जा है उसके द्वारा हमें जो टोटल एनर्जी मिलती है वो 701 केल्विन के आसपास मिलती है। क्या मिलती है, लगभग 701 केल्विन के आसपास हमें ऊर्जा मिलती है। जब इनका सम किया जाता है, टोटल क्या आता है, वो संभन ऊष्मा इक्वल होता है। सभी को ऐड कर लेते हैं, डेल्टा HS प्लस सोडियम की आयनन ऊर्जा हाफ वियोजन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा किसकी, क्लोरीन की, E है। फिर हम बात करेंगे टोटल जालक ऊर्जा, वैल्यूज इसकी रख देते हैं 108 लिख देते हैं। पहले हमारी वैल्यू आती है 108, दूसरी वैल्यू की बात करोगे 495, फिर आती है मेरे पास 121, फिर आती है मेरे पास 348, फिर आती है हमारे पास 787, जो हमारे किसके जालक ऊर्जा की वैल्यू है। अब पहले इनको सम कर लेते हैं। इनको आप सम करोगे तो आएगा 4, एक बाद में हमारे पास आ जाता है 10 और 2 12 2, फिर आ जाता है 724, ठीक है। इनको सम कर लीजिए टोटल, इनको कर लेते हैं, हमारे पास आ जाता है
5 5 आ गया 5 और ये अगर बात करोगे 12 और एक 3, फिर आ जाता है हमारे पास 11। अगर इनको अगर माइनस करोगे तो आ जाता है 1, वापस आ जाता है 1, फिर आ जाता है 4, जो आता है नेगेटिव किलो जूल पर मोल इनवर्स। ये हमारे पास बोरन हेबर्ट चक्र के द्वारा टोटल हमारे पास क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, कि इतनी रिलीज होगी हमारे बोरन हेबर्ट चक्र के द्वारा टोटल एनर्जी। तो एक बार पुनः देख लेते हैं मैंने क्या कहा। बोरन हेबर्ट चक्र के द्वारा हम संवहन उष्मा, ऊर्ध्वपातन उष्मा, आयनन ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता के मध्य संबंध बताते हैं, वही होता है हमारे पास बोरन हेबर्ट चक्र होता है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पहले हम संवहन उष्मा निकालते हैं जिसके अंदर हम सॉलिड Na और क्लोरीन गैस को ऐड करते हैं, और जो उसमें हम ऊर्जा हमें देनी होती है उसको बोलते हैं संवहन उष्मा कहते हैं। इस प्रकार से, परंतु हमें क्या करना है, इसको दोनों को गैस फॉर्म में लाना है, चालक ऊर्जा प्राप्त करनी है। तो इसके लिए हमें एक चक्कर देखते हैं जिसे बोरन हेबर्ट चक्र कहते हैं, जिसमें क्या होता है, पहले सोडियम को हम गैस में किसके रूप में, ऊर्ध्वपातन उष्मा के रूप में, जिसमें 1 मोल गैस किस में चेंज हो जाता है, 1 मोल ठोस अणु है ना सॉलिड का, वो गैस में चेंज हो जाता है। फिर इसको आयनन ऊर्जा के द्वारा इसको हम क्या चीज में चेंज करते हैं, Na+ आयन में चेंज करते हैं। क्लोरीन क्या है, अणु के रूप में, तो इसको परमाणु के रूप में चेंज करते हैं, जिसे वियोजन ऊर्जा प्रयोग करते हैं। वियोजन का अर्थ तोड़ना। ठीक है, फिर क्लोरीन गैस बन जाता है। फिर हम इलेक्ट्रॉन बंधुता के द्वारा इससे क्या करते हैं, हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये Cl- के रूप में हो जाता है। इस स्थिति के द्वारा चालक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए टोटल हमारे कितनी निकलती है, 787 किलो नेगेटिव एनर्जी निकलती है। फिर इन सभी को हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखने के बाद हमारे पास कितनी वैल्यू आती है, इतनी वैल्यू आ जाती है। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आने वाली क्लास के अंदर आपको जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।